हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही थी क्लास 11 का चैप्टर 5। ठीक है, तो उसके इलस्ट्रेशन हमने 1, 2, 3 और थ्योरी भी सब कर ली है हमने। तो अब मैं इलस्ट्रेशन 4 और 5 नहीं करूँगा क्योंकि मोस्टली वो सेम ही हैं जो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशंस की हैं। तो मैं इलस्ट्रेशन 6 करने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ डिफरेंट ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उनसे कुछ लेंदी भी होंगी। तो इसलिए हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपके बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस लास्ट ट्रांजेक्शन के, मेरा मतलब इस लास्ट इलस्ट्रेशन के बाद। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उनको देखिए, क्योंकि अगर आप जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर फटाफट से उनको देखिए और उसके बाद इस चैप्टर की ये वाली वीडियो देखिए। ओके, तो चलो, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमें दिया गया है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट। मतलब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है वही जैसे हमने बनाई थी पहले, और एक बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट अब मैं आपको बनानी सिखाऊंगा इसी वाली ट्रांजेक्शन में, इसी वाली इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, मोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। क्या करता है, जो यहाँ पे बता रखा है कि मोनू जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख से। ठीक है, और साथ ही साथ एक बैंक भी खोलता है जिसमें वो 4 लाख रुपए डाल देता है। ठीक है, तो उसने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, बैंक में पैसे डालकर, और साथ ही साथ मतलब बैंक में उसने पैसे डाल दिए। जैसे हम लोग कैपिटल अपने बिजनेस में रख रखते हैं, उसने अपने बैंक में डाल दिया कि भाई जरूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल लेंगे। ओके, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख। उसने क्या किया है, बिल्डिंग परचेज करी है सोहन से 12 लाख की। ठीक है, और उसको पेमेंट भी कर दिया उसने। पेमेंट किस तरह से करी है, एसबीआई से लोन लेकर। जैसे उसने क्या मतलब सामान हम कह सकते हैं उसने लोन पर खरीदा है, बैंक से लोन लेकर उसने उसकी पेमेंट कर दी है। ओके, इसके बाद पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन लिया तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो बैंक को उसने क्या किया, एसबीआई को पे किए 20,000 रुपीज एज अ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। और 1 लाख की क्या है, उसकी इंस्टॉलमेंट थी जो उसने ये 12 लाख लोन लिया था। तो टोटल कितने होगा, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। तो 1,20,000 क्या होगी, उसको पे करने पड़ेंगे विद द इंटरेस्ट। ये उसकी इंस्टॉलमेंट और ये उसका इंटरेस्ट जो उसने लोन लिया था 12 लाख का। ओके, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। उसने अब क्या करी है, रोहन से क्रेडिट पर गुड्स खरीदी है। तो अभी तक उसके क्रेडिटर्स नहीं थे, सोहन से उसने क्रेडिट पर नहीं खरीदी थी, कैश में खरीदी थी, पर लेकिन एसबीआई से लोन लेकर। बट यहाँ उसके क्रेडिटर बन गया रोहन। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 1 लाख। अब क्या हो गया है, जो गुड्स थी उसने उसको रिटर्न कर दिया। कुछ ना कुछ कमी होगी, मैंने बताया था गुड्स कब रिटर्न करती है, मतलब कि परचेज रिटर्न हो गया। जो उसने परचेज करी थी रोहन से, उसने उसको रिटर्न कर दिया 1 लाख की चीज। ओके, इसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। अब उसने राम को क्रेडिट पर बेची है चीज। तो देखो, जब हम लोग चीज बेचते हैं किसी को क्रेडिट पर, उधार पर सामान बेचते हैं तो हमारे वो कौन होते हैं, डेटर्स। और जब उधार पर खरीदते हैं तो वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हमने उधार पर बेचा, तो यानी कि राम कौन बन गया, हमारा डेटर्स। और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा असेट्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट ट्रांजेक्शन में भी बताया था, लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था। टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। गुड्स क्या करिए, उसने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। मतलब जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, ड्राइंग। मतलब कि जिसका ये बिजनेस है उसने क्या करे है, यानी कि मनु ने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स निकाल लिया, मतलब ड्राइंग कर लिया। अक्रूड इंटरेस्ट, जो हमारा ये भी एक टाइप का इंटरेस्ट होता है, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कितना है हमारा, टोटल 5,000। इसका कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई। मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन में बताया था, सेट्स में आ जाएगा हमारा। तो ये है हमारा 20,000 कमीशन रिसीव। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज में आ जाएगा हमारा, लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमें क्या मिला है, कैश मिला है। ठीक है, तो राम कौन था, जिसको हमने चीज बेची थी, मतलब डेटर से हमें पैसे मिल गए 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये सब कुछ था। आप पहले इसके बारे में पूरी पूरी इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बैलेंस शीट में आपको बनानी सिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा अकाउंट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पर आ जाएंगे
सीरियल नंबर, यहाँ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर असेट्स, यहाँ पर लाइबिलिटीज और यहाँ पर कैपिटल। सीरियल नंबर में हम लोग डालते चले जाएंगे नंबर 1, यहाँ ट्रांजेक्शन का नाम लिखते चले जाएंगे और उसके बाद असेट्स हमारे कितने आएंगे ये लोग पहले ही लिख देते हैं असेट्स, हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे हमारी क्या चीज़ आएगी लाइबिलिटीज में और यहाँ कैपिटल हमारी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो क्या हैगा हमारा बिजनेस स्टार्ट किया गया कितने से 1 लाख से और 4 लाख बैंक में डालकर। तो मतलब कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट विद 4 लाख। तो सबसे पहले कैश में कितना आ जाएगा 1 लाख और बैंक में कितना आ जाएगा अमाउंट 4 लाख। दोनों मिलाकर कितनी कैपिटल हो गई हमारी 4 और 1 5 लाख। तो कैपिटल में हमारा कितना चला जाएगा 5 लाख रुपीज चले जाएंगे। आया समझ में? ओके इसके बाद नेक्स्ट में देखिए बिल्डिंग परचेज ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई। बिल्डिंग क्या करी गई है लोन पर परचेज की गई है एसबीआई से। तो मतलब कि सबसे पहले एसबीआई से लोन लिया गया तो मतलब कैश में तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि कैश पेमेंट तो हमने करी नहीं है। बैंक से हमने क्या किया बैंक से हमारा देखो क्या होगा बैंक पर यहाँ पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट कैसे पड़ेगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हमारे कितने चले जाएंगे 2 लाख रुपीज चले जाएंगे बैंक से। अब बैंक से 2 लाख किस लेगा उसने तो लोन पर लिया था पर उसने लोन कितने का लिया था उसने सिर्फ 10 लाख का लोन दिया गया। देखिए आप अगर यहाँ ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है पढ़िए परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख। हमने 12 लाख की क्या खरीदी गई है उससे बिल्डिंग खरीदी गई है और उसको हमने लोन लेकर पेमेंट करी है एसबीआई से लोन लेकर और लोन कितने का लिया है हमने 10 लाख का। तो बाकी की 2 लाख पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी हमें। तो 10 लाख का तो चलो हमने लोन ले लिया 10 लाख का हमने लोन लिया। तो देखो हमारा यहाँ पर आ गया लोन फ्रॉम एसबीआई ये रहा। तो लोन फ्रॉम एसबीआई यहाँ तो हमारे 10 लाख आ गए क्योंकि हमने 10 लाख का लोन लिया है। उसके अलावा बाकी के 2 लाख भी तो पे करने पड़ेंगे तो हमने कैश से नहीं बल्कि बैंक से ही कर दिए। इकट्ठे हमने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैश में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। बैंक में से हमारे 2 लाख माइनस हो जाएंगे। बिल्डिंग हमारे पास कितने की आई 12 लाख रुपए की। इसके अलावा हमारे पास लोन फ्रॉम एसबीआई तो लोन हमारा कहाँ जाएगा लाइबिलिटीज में क्योंकि हमने एसबीआई से लोन लिया। तो मतलब हमारे ऊपर क्या बन गया कर्जा बन गया किसी के लिए। तो यानी कि हमारे लिए लोन की लाइबिलिटीज में हमारे लिए एक लोन का कॉलम बन जाएगा और उसमें हमारे 10 लाख आ जाएंगे। इसके बाद बस कैपिटल पर हमारा कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा तो 0 बस। अब लाइन खींचिए न्यू इक्वेशन बनाइए इन दोनों का इफेक्ट लिख दीजिए क्या आएगा 1 लाख में प्लस 0 1 लाख 4 लाख में से 2 लाख गए प्लस 2 लाख 12 का 12 आ जाएगा यहाँ पर 10 का 10 आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख में 0 प्लस करोगे तो 5 लाख। आया समझ में? कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। यहाँ पर थर्ड में देखिए थर्ड में दिया गया पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। अब क्या किया गया देखो यहाँ पर देखिए सारी की सारी जो पेमेंट चल रही है वो बैंक से ही चलती चली जाएगी क्योंकि अभी सारा जो काम कर रहा है वो बैंक से ही कर रहा है ठीक है। तो आप बैंक से पेमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब उसने इंटरेस्ट पे किया है और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट भी पे किया। तो टोटल कितनी होगा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1,20,000। तो बैंक से उसके क्या हो जाएंगे 1,20,000 माइनस हो जाएंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक से ही पेमेंट करेंगे। अगर नहीं होता तो हम लोग कैश से पेमेंट कर रहे होते हैं। तो 1,20,000 क्या करेगा वो अपने बैंक से माइनस कर देगा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इसके बाद कहीं और इफेक्ट पड़ेगा यस। जो उसने लोन लिया था कितना 10 लाख का उसमें से उसने इंस्टॉलमेंट कितने की दे दिया 1 लाख की दे दिया। तो उसके 1 लाख का कर्जा कम हो गया तो उन्होंने 1 लाख क्या कर दिया माइनस कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर उसके लिए जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस होता है। इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए लॉस होता है। तो 20,000 रुपीज वो सिर्फ यहाँ से माइनस करेगा क्यों क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे किया है एंड दिस इज आवर लॉस। तो उसने क्या कर दिया 20,000 यहाँ से माइनस किया। बस लाइन खींचिए न्यू इक्वेशन बनाइए इनका इफेक्ट लिखिए 1 लाख का 1 लाख 2 लाख में से 1,20,000 जाएंगे 80 12 लाख में 0 प्लस करोगे 12 लाख यहाँ पर 10 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो 9 लाख और 5 लाख में से 20,000 जाएंगे तो 4,80,000। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। रोहन से क्या करी गई है गुड्स को परचेज किया गया है ठीक है। तो ये जो गुड्स खरीदी गई है ये क्रेडिट पर खरीदी गई है रोहन से। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले हमारा कैश में से कुछ होगा नहीं क्योंकि क्रेडिट पर उधार पे खरीदी गई है। बैंक से भी कुछ नहीं होगा बिल्डिंग में भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। अब हमारा नया गुड्स यानी स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। तो स्टॉक में आप कितना डाल देंगे 1 लाख का स्टॉक आपके पास ऐड हो गया है। और साथ ही साथ लाइबिलिटीज में किस चीज का कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स का क्योंकि क्रेडिटर्स आपके 1 लाख के बढ़ गए हैं। बस ये 2 चीजें आएंगी बाकी सबको 0 रहेगा ठीक है। बस न्यू इक्वेशन बनाइए इनका इफेक्ट लिख दीजिए। ओके फिफ्थ ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000 की जो गुड्स थी वो उसको रिटर्न कर दी गई है। यानी 20,000 की गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बैंक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। स्टॉक में से 20,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि 20,000 की गुड्स हमने उसको माइनस कर दी। अब जो 20,000 की गुड्स माइनस करिए तो क्रेडिटर्स कितने हमारे कम होंगे 20,000 के कम होंगे।
ठीक है, बाकी हमारा कहीं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस न्यू इक्वेशन बनाइए और उसका अमाउंट टोटल लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000। 50,000 रुपये गुड्स सेल करी गई है, 40,000 की जो गुड्स है उनको 50,000 में सेल कर दिया गया है। ठीक है, और किस पे किया है? क्रेडिट पर किया गया है। तो मतलब देखो क्रेडिट पर किया है, 40,000 की गुड्स हो, कॉस्टिंग कितनी थी? 40,000, और बेची कितने की? 50,000। तो मतलब हमें 10,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और बेची किसको? राम को। किस पे? क्रेडिट पर। लिखा है ना ऑन क्रेडिट, यानी हमारे डेटर्स बन गए हैं। जब हम सेल करते हैं किसी को उधार पे तो हमारे कर्जदार बनते हैं। तो जो हमारे लिए कर्जदार बनते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स, और जिनके हम कर्जदार बनते हैं वो हो गए क्रेडिटर्स। ठीक है, तो चलिए डेटर्स हमारे कहाँ आते हैं? असेट्स में। तो मैंने असेट्स में एक डेटर्स का कॉलम बना लिया है। और 6 ट्रांजेक्शन में सबसे पहले क्या होगा? देखिए, कैश में हमारा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बैंक में नहीं, बिल्डिंग में नहीं। स्टॉक सेल किया कितने का? जितनी कॉस्ट होती है, मैंने बताया था जितनी कॉस्ट होती है वही माइनस की जाती है हमेशा, जितने की सेल हो रही है उतने की नहीं। तो कॉस्ट कितने की थी? 40,000। तो 40,000 की गुड्स मेरी कम हो गई है। ठीक है, डेटर्स मेरे 50,000 के पूरे बने हैं क्योंकि मैंने उसको 50,000 की सेल कर दी, उन्होंने मुझे 50,000 पे नहीं किया। प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ है? 10,000 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया मुझे? ये टोटल चीजें मैंने लिख दिया। अब इनकी न्यू इक्वेशन बना के इनका टोटल इफेक्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, टू गुड्स ऑफ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया गया है? गुड्स को निकाल लिया गया है बाय द प्रोपराइटर। तो हम क्या करेंगे? गुड्स निकाली गई है तो हमारा कैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बैंक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सीधा हमारा स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा 10,000 का, क्योंकि गुड्स निकाली है उसने, स्टॉक निकाला है। इसके अलावा बाकी हमारा कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल पर, क्योंकि गुड्स निकाल लिए तो हमारी कैपिटल भी क्या हो गई? कम। एक तरीके से हमारी लॉस हो गया ना, निकाल लिया तो उसने हमारे लिए, तो जो चीज़ हम जो उसने अपने पर्सन यूज के निकाली उसे हम सेल कर पैसा कमाते, बट अब तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं। तो फायदा नहीं हुआ मतलब नुकसान हुआ, तो उसने क्या कर लिया? 10,000 यहाँ से 10,000 कैपिटल से माइनस करे और न्यू इक्वेशन बना के टोटल इफेक्ट यहाँ लिख दिया। अक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट, अब ये भी एक टाइप का इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमें? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी कि ये इंटरेस्ट क्या था? हमें मिलना था पर अभी तक मिला नहीं है। तो यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट क्या हो गया? वो इंटरेस्ट जो कि अभी हमें मिलना है, मिला नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया एक अक्रूड इनकम के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो इसी तरह से कि मिलना मतलब अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि मिला नहीं है, बैंक पर भी नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पर, स्टॉक पर, डेटर्स पर कहीं नहीं मिलेगा। पर हाँ एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि जो चीज़ मिलती नहीं है वो क्या करेंगे हम लोग? अभी असेट्स में डाल देंगे, कोई हमारे लिए कर्जदार बन गया है तो यानी 50,000 हमारे यहाँ पर आ गए हैं डेटर्स में। इसके अलावा हमारा क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल में क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट मिलना हमारे प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5,000 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ आ जाएगा, कैपिटल में और एक्रूड इंटरेस्ट वाले कॉलम में। ओके, न्यू इक्वेशन बनाइए, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन जब एडवांस में रिसीव होती है तो वो क्या बन जाती है? हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अब हम किसी के कर्जदार बन चुके हैं, कमीशन पहले ही हमने ले लिया एडवांस में। तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमीशन लायबिलिटीज में कॉलम बनेगा कमीशन रिसीव इन एडवांस, यहाँ पे हमारे 20,000 आ जाएंगे। इसके अलावा कैश में हमारे 20,000 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पहले मिल गया तो हमारा कैश बढ़ गया। इसके अलावा हमारे साथ में कर्जदार भी बन गए हम किसी के, तो 20,000 यहाँ भी आ गया। तो 20,000 टोटल इफेक्ट आप इनका लिख दीजिए न्यू इक्वेशन बना के। कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश हमें क्या है? राम से रिसीव हुआ है कितने का? 10,000 का, तो 10,000 हमारे कैश में आ जाएंगे। इसके अलावा 10,000 हमारे डेटर्स कम हो गए, 50,000 की सेल करी थी ना हमने उसे गुड्स, जिसमें से उसने 10,000 रुपये हमारा कर्जा चुका दिया, तो 10,000 मेरे पास कैश आ गया है। 10,000 उसके मैं माइनस कर दूंगा कि चल भाई तेरा 10,000 का कर्जा उतर गया है, बाकी सब 0 बस न्यू इक्वेशन बनाइए और उनका टोटल इफेक्ट आप क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ पर क्या था देखिए, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या था? कैश में हमारे 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम राम से, राम हमारा कौन था? डेटर्स था, कितने का? 50,000 का डेटर था, तो उसने 10,000 रुपये हमारे चुका दिए, तो उसके 10,000 रुपये में माइनस कर दूंगा और कैश में डाल दूंगा कि भाई उन्होंने 10,000 रुपये कैश मुझे दे दिया है और 10,000 रुपये इसके माइनस कर दो कि 10,000 रुपये इसने मुझे दे दिया है। बस टोटल यहाँ न्यू इक्वेशन बनाइए और यहाँ पे टोटल न्यू इक्वेशन में आप टोटल अमाउंट अपना लिख दीजिए, इनका इफेक्ट। ठीक है, आई होप कि पूरी की पूरी इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग सीख लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है। बिल्कुल इजी होती है बैलेंस शीट बनानी, कोई मुश्किल नहीं है। इसी इक्वेशन से आप बैलेंस शीट बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाए तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले हमारा क्या आता है? बैलेंस शीट ऑफ, कब बनाई जा रही है बैलेंस शीट, वो यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद ये टूबुलर फॉर्म में आप ये एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कॉलम होता है उसमें क्या आती है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज,
और फिर अमाउंट, फिर असेट्स और फिर अमाउंट। अब आप समझ गए होंगे इससे कि जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। और उसके साथ कैपिटल, कैपिटल प्लस जितनी भी लाइबिलिटीज होती है हमारी वो सारी की सारी यहाँ पर आती है, और जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। बस बिल्कुल ईजी है। तो आपको पता है वहाँ पे आपके जितने भी एसेट्स है वो सब यहाँ आ जाएंगे, और जितने भी आपकी लाइबिलिटीज है वो सब आपकी इस साइड आ जाएंगी। ये सब चीज़ आपको दी गई। देखो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। बिल पेबल, बीपी करना, मतलब बिल पे करना है हमें, तो वो भी हमारे लिए खर्चा है, तो वो भी हमारे लिए रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए ये क्या है, एक खर्चा होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और लोन है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या होता है इस साइड सारे के सारे हमारे खर्चे आते हैं, लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था। और एसेट्स में जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, मतलब कैश हो गया, बैंक में कैश हो गया, कैश इन हैंड मतलब कि जो हमारा कैश होता है नॉर्मल वही, और बैंक में जो कैश होता है वो बिल रिसीव हुआ, यहाँ पे बिल पेबल्स आते हैं, मतलब जितने खर्चे होते हैं और यहाँ पे जितने फायदे होते हैं वो सभी तरह आ जाते हैं। तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब हमारे यहाँ पर, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो सब हमारे यहाँ पर। बस सिंपल सा इसका कंसेप्ट आएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैलेंस शीट एक बनाते हैं, मैं आपको एक पेपर पे बना के दिखाऊंगा बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर हम लोग वहीं पर ही एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, मैंने क्या बताया, लाइबिलिटीज में क्या आती है हमारे कैपिटल, और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं मतलब लाइबिलिटीज, वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हमारी सारी लाइबिलिटीज में ही आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं। तो देखो लास्ट हमारी कैपिटल कितनी बची थी, आप यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट इफेक्ट हमारा बचा था, वही जो हमारा लास्ट इफेक्ट बचा था वही सब कुछ लिखना है। तो लास्ट में, क्योंकि मैंने पता था बैलेंस शीट कब बनती है, ईयर के बिल्कुल एंड में बनती है, पूरा जब हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद होने वाला होता है। बंद होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए बंद, जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और अगले साल 31 मार्च तक, ठीक है। तो देखो हमारी जो कैपिटल थी वो कितनी बची थी हमारे पास लास्ट में, कैपिटल हमारे पास बची थी टोटल सब कुछ खर्चा वर्चा करने के बाद 4,85,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल, सबसे पहले मेरा आएगा कैपिटल, और कैपिटल में मेरा कितना आ जाएगा 4,85,000। ओके इसके बाद अब अपनी लाइबिलिटीज देखिए, लाइबिलिटीज आपकी जो जो है वो सब आप यहाँ फिल करते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारी क्या क्या लाइबिलिटीज है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो लाइबिलिटीज में हमारा क्या है, सबसे पहले लोन फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई से हमने कितना लोन लिया था, एंड में टोटल कितना इफेक्ट पड़ा हमारे पास लोन के इंस्टॉलमेंट वगैरह देने के बाद 9 लाख। तो आप यहाँ लिख देंगे लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितना लोन लिया था हमने, मतलब जितना भी लोन लिया था टोटल लास्ट में हमारा कितना बचा, 9 लाख बचा, तो हमारा आ जाएगा 9 लाख। ओके इसके बाद और क्या क्या है हमारे लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लास्ट में कितने बचे थे 80,000 के, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे 80,000 के। ओके इसके बाद हमारा क्या बचा था, कमीशन रिसीव इन एडवांस, कितने की 20,000 की बची थी, तो यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कितने की रिसीव हुई थी हमें, एडवांस कितने की बची थी 20,000 के लास्ट में, तो 20,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हमारा ये सब कुछ हो गया। इसके बाद तो हमने कैपिटल भी देखो सारी लिख दी और अपनी लाइबिलिटीज भी सारी लिख दी, अब हमारा कुछ नहीं बचा इसमें। चलो तो इस साइड का तो हो गया, अब इस साइड का हम तो देखते हैं असेट साइड में हमारा क्या क्या आएगा। तो असेट्स देखो हमारे क्या क्या आते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, जो कैश है हमारा और जो बैंक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। जो हमारा कैश होता है उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, जो पैसा हमारे हाथ में होता है। और जो कैश इन बैंक होता है वो यानी पैसा जो बैंक में होता है, कैश इन बैंक, ठीक है। कितने कितने का ये हमारा लास्ट में बचा है, देखो हमारा कैश बचा 1,30,000 और बैंक का बचा 80,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,30,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 80,000। इसके बाद हमारे देखो और क्या क्या असेट्स दिए गए हैं, बिल्डिंग दी गई है, स्टॉक दिया गया। तो बिल्डिंग कितने की है हमारी, बिल्डिंग है कि हमारी 12 लाख की, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बिल्डिंग, ठीक है। स्टॉक भी दिया गया है हमें, बिल्डिंग कितने की दी गई है 12 लाख की, तो 12 लाख की बिल्डिंग आ गई। स्टॉक कितने का बचा है हमारे लास्ट में 30,000 का, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या बचा है हमारा असेट्स में, स्टॉक भी हो गया, कैश बैंक बिल्डिंग स्टॉक सब हो गया, डेटर्स और एक्रूड इंटरेस्ट, ये दो चीजें और बची, इनको भी लिख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक
ठीक है। तो हमारे डेटर्स कितने के हैं, तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे हमारे जो डेटर्स कितने के बचे हैं, 40,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो 40,000 रुपीज़ के हमारे डेटर्स हैं और अक्रूड इंटरेस्ट हमारा 5,000 का, तो 40,000 और 5,000, तो ये सब चीज़ें हमने लिख दिया है। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई क्या हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल एक्यूरेट बनी है या नहीं। तो देखो इसका पता तभी लगेगा, देखो इसका पता लगाने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपकी लाइबिलिटीज और आपके असेट्स का अमाउंट, लाइबिलिटी और असेट का अमाउंट दोनों का इक्वल आ जाए तो समझ लेना कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। और अगर इधर का अलग इधर का अलग आ रहा तो समझ लेना कि आपकी बैलेंस शीट में अभी कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई आइटम आपने छोड़ दिया है। तो देखिए जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद मेरा आ रहा है, मैंने पहले ही कर लिया है, 14,85,000 और इधर भी मेरा 14,85,000 ही आ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद से भी एक बार इसका इधर का टोटल इधर का टोटल करके देखेंगे तो आपके पास यही अमाउंट मिलेगा और दोनों तरफ का इक्वल। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में हमेशा ये रूल होता है कि जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों तरफ का इक्वल आता है, ठीक है। बेशक अकाउंट में इतना नहीं देखा जाता, अकाउंट में हम लोग कैरी डाउन ब्रोक डाउन कर लेते हैं, बट क्या होता है बैलेंस शीट आपकी ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए, बैलेंस शीट आपकी हमेशा इक्वल आती है। अगर इक्वल नहीं आ रही तो समझ लेना कि आपने कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाली इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें अब हमारा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइज मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 अब हम लोग करेंगे, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।